नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। होप सो यू आर फाइन। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं नेपाल क्राइसिस के बारे में। होप सो कि आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले रही होगी, बट इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नेपाल में क्राइसिस क्यों हुए, क्या रीजन था, किसके लिए हुए और क्या इसकी टाइमलाइन थी। सबसे बात करते हैं नेपाल की। नेपाल हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जो हमारे कई स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करती है और नेपाल के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे हैं। आप आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कह लीजिए, इंडिपेंडेंस के बाद से बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं और हमारी जो कई रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी नेपाल के साथ कनेक्टेड है। और नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कह लीजिए, उसके बाद कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कई हमारे कंट्री में नेपाल के लोग रहते हैं, हमारी कंट्री कई लोग नेपाल में रहते हैं, तो एक अच्छे रिलेशन हमारे नेपाल के साथ। अब हुआ क्या, नेपाल के अंदर ये टाइमलाइन चलती है, वहां के लीडर नाम है केपी शर्मा ओली। बात है अगस्त के लास्ट वीक। केपी शर्मा ओली एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आई एम गोइंग टू बैन द सोशल मीडिया एप्स इन द नेपाल। सोशल मीडिया ऐप से मतलब है मेरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, जिसपे आप मुझे सुन रहे हैं अभी, इसको बैन करने की अनाउंसमेंट करते हैं। कौन? केपी शर्मा ओली, वहां के प्रधानमंत्री। और रीजन ये देते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये इनकी बात नहीं मान रही हैं, जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रही हैं, इसीलिए गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्लोज दीज एप्स और बैन ऑन दीज एप्स। जैसे ये न्यूज बैन की आती है, सोशल मीडिया आस्ता आस्ता पे थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हो जाता है, बट ज्यादा एक्टिव नहीं होता। अब बात पहुंचती है सितंबर 3rd 4th के टाइम पे। सितंबर 3rd को प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट किया था वो उसको फॉलो कर देते हैं और सोशल मीडिया ऐप्स नेपाल के अंदर बंद कर दी जाती हैं। तब बनती है ये ब्रेकिंग न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाके कि इतने बड़े सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर देना, जबकि उस कंट्री में, जिस कंट्री की पॉपुलेशन 60% यूथ कहलाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत हल्ला होला हुआ साथ में। और नेपाल में यूट्यूब वगैरह जब ये बैन हुआ तो वहां बहुत दिक्कत हुई, सोशल मीडिया यंगस्टर्स बिल्कुल प्रॉब्लम में आ गए। और अब लोगों ने क्या किया, वीपीएन का इस्तेमाल करना शुरू किया और वीपीएन के जरिए उन्होंने यूट्यूब वगैरह चलाना शुरू किया, जिससे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। जब ग्रुप क्रिएट किया, इसका नाम रखा गया जेन जी के नाम से पूरा आंदोलन चलाइएगा, ठीक है, क्राइसिस याद रखिएगा। जेन जी ने क्या किया, ग्रुप क्रिएट किया और सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम जाके 8 सितंबर को गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करेंगे और वो प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। बट पॉइंट ये नोट करने वाला ये है कि ये प्रोटेस्ट, जैसे आपको लग रहा है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर था, नो, इस सोशल मीडिया के साथ साथ मेन इसका जो रीजन था वो था करप्शन। लेकिन गवर्नमेंट ने 8 सितंबर से पहले इस न्यूज को बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने बाहर यही हाईलाइट रखा कि ये प्रोटेस्ट जो होने जा रहा है, जब प्रोटेस्ट हुआ है 8 सितंबर को भी उन्होंने यही डिक्लेयर किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज फैलती रही कि सोशल मीडिया एप्स के जरिए बैन होने के चलते ही लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड माइट बी, आप में से कई लोगों को शायद जिन्होंने न्यूज आदि कवरेज की हो, उनको लगा होगा कि भाई सोशल मीडिया पे चला, लेकिन नहीं, इसका असली जो मोटिव था वो था करप्शन के अगेंस्ट बोलना। तो चलते वापस हम टाइमलाइन की बात करते हैं। तो बात थी 8 सितंबर की। जेन जी जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे वो इकट्ठे हुए सारे, और एक काफी संख्या बड़ी थी, 100,000 10,000 के बीच 30, 20, 40,000 लोग इसके अंदर गैदरिंग हुए अलग अलग एरियाज में। मेन प्रोटेस्ट रहा काठमांडू, नेपाल की कैपिटल है। अब वहां पर क्या हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए केपी शर्मा ओली ने आदेश दिया अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री पुलिस को कि आप क्या करें, इनके ऊपर हटाएं इसको, ये प्रदर्शन खत्म होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं प्रदर्शन खत्म करने के क्या किया जाता है, सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं माने लोग। फिर उन्होंने नेक्स्ट लेवल पे जाके लाठी चार्ज किया, नहीं माने लोग। आंसू गैस के गोले दागे गए, नहीं माने लोग। फिर लास्ट में जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये भीड़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अगर अग्रेसिव होता जा रहा है आंदोलन, तो गवर्नमेंट ने हार्ड स्टेप लेते हुए वहां पर फायरिंग का आदेश दे दिया, जिस फायरिंग में 8 सितंबर को 19 लोगों की डेथ हो गई है एज पर द रिपोर्टेड। अब हुआ कितना एक्चुअल डेथ अलग बात है, बट रिपोर्ट ये बोलती है, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज बोलती है 19 लोगों की डेथ कर गए यहाँ पे, 19 लोग डेथ करे और सारे के सारे यंग लोग थे। और उस प्रोटेस्ट में सारे यंग थे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, सब लोग उसमें इकट्ठे हुए पड़े थे। अब प्रॉब्लम बढ़ गया, जो छोटा सा प्रोटेस्ट था पीसफुल, वो बढ़ गया थे। 8 तारीख तक गवर्नमेंट छुपाती रही कि ये जो आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, किसके लिए था, सोशल मीडिया के, बट करप्शन को उसने भी आने नहीं दिया। 9 तारीख को जेन जी थोड़ा अग्रेसिव हुआ और उसने बहुत जबरदस्त लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया। तब जाके पूरे वर्ल्ड को पता चला कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया के बैन के ऊपर नहीं था, एक्चुअली इस प्रोटेस्ट का मकसद था क्या, करप्शन। क्योंकि नेपाल में बोलते हैं कि करप्शन अपनी पीक पे था। आपको कोई छोटा मोटा काम करवाना है, आपको एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है, हर जगह पे करप्शन था और हर जगह गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कर रही थी, जिसको उखाड़ने के लिए, खराब फेंकने के लिए, इस खराब सिस्टम को लोगों ने आवाज उठाई, यंगस्टर्स ने आवाज उठाई, जिसके चलते यहां पर ये प्रोटेस्ट किया गया।
अब होता क्या है, जिस तरह से लोग सुन नहीं रहे थे, 8 तारीख को वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले रिजाइन कर दिया था, सॉरी होम मिनिस्टर ने पहले रिजाइन कर दिया था। 9 तारीख को सुबह आते आते फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन किया। ऐसे करते करते बहुत सारे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। जब केपी शर्मा ओली ने देखा कि मेरे कैबिनेट मिनिस्टर मेरा साथ नहीं दे रहे, तो उन्होंने भी वहां से ये अच्छा समझा, मिलिट्री ने उनको सजेस्ट किया कि आप सर ये कंट्री छोड़ के चले जाएं, और वो पार्लियामेंट अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाय प्लेन हेलीकॉप्टर से वो वहां से निकल गए। लेकिन लोग शांत नहीं हुए, लोगों ने उनकी बिल्डिंग पूरी आग लगा दी। इवन की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थी सब जगह गवर्नमेंट ने उनकी जेंजी जो लोग थे ग्रुप्स था उन्हें हर जगह आग लगा दी। और ये खाली काठमांडू में नहीं हुआ, नेपाल के और भी मेन सिटीज जो थी सब जगह ये प्रदर्शन किया गया, और एक ऐसा प्रदर्शन जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। मैं आपको यहां तक बताऊं, ये न्यूज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आप जो इस टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर बात चल रही है, हर एक कंट्री का जो एकदम से जो ध्यान था वो डाइवर्ट किस तरफ चला गया, नेपाल की तरफ चला गया, और मीडिया इसके कवर करने लगी। तो तब जाके पूरा ये पिक्चर क्लियर हुई कि सारा कुछ किसके कारण हुआ, करप्शन के हुआ। लेकिन इस करप्शन के चक्कर में पूरे नेपाल आग में जल के राख हो गया, जिसमें बहुत से लोगों की डेथ हो गई, प्रॉपर्टी का बहुत सारा नुकसान हुआ, खासकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया यूथ के द्वारा। अब आती है बात 10 तारीख, जब सब कुछ आग में राख हो गया। अब लोग ये चाहते थे कि हम ये गवर्नमेंट खत्म होगी, केपी शर्मा ओली साहब चले गए, रिजाइन कर चले गए। अब वहां की सारी बात आई थी वहां की मिलिट्री की, बट मिलिट्री ने वहां पर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। वहां के हेड ऑफ स्टेट ने, मिलिट्री के जो चीफ है उन्होंने, आर्मी के चीफ, उन्होंने इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। माइट भी कोई और कंट्री होती, लाइक म्यांमार, आप देखें हमारी नेबरिंग कंट्री है, वहां पर जब ऐसा हुआ तो वहां पर मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान में बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए जहां पर ऐसा कुछ हुआ और मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। बट नेपाल एक अच्छी कंट्री है और उस कंट्री में ऐसा नहीं किया, इनके लिए तारीफ करनी चाहिए उनके वहां के मिलिट्री हेड की, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों को बिठाया और पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो लोगों ने क्या किया, सजेशन दिए कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करें, मतलब एक अंदरूनी सरकार बनाए जो आपस में लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बने। आई होप सो कि आपको इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट क्या होगी। तो मिलिट्री ने वहां पर अपना राज करने से बेटर समझा कि हम लोगों से बात करें, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम गोइंग टू द, मिलिट्री ने अनाउंस कर दिया कि हम अपने कंट्री में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके लिए एक बड़ा नाम निकल के आया सामने, दैट इज सुशीला कार्की नाम से। सुशीला कार्की कौन है, इनका ये है नेपाल की CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, सुशीला कार्की, जो 16-17 के टाइम पे नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। इन्होंने क्या किया, अपना गवर्नमेंट ने पूछा, उन्होंने कहा यस ठीक है आई एम रेडी। अब ये शपथ ले रहे हैं, मतलब कल, आज 13 तारीख है, 12 तारीख को इन्होंने शपथ ले ली है। शपथ लेके इन्होंने वहां का कामकाज संभालना शुरू कर दिया है। और जो भी सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, जो भी नेपाल में नुकसान हुआ है उसको पहले देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, मतलब नुकसान की इवैल्यूएशन की जा रही है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया जाएगा। और सबसे अच्छा उन्होंने एक बात बोली है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग विद द यूथ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इस जो ये प्रोटेस्ट हुआ इसका अंत इस एक लाइन पे हो जाता है कि यूथ ने ये किया अगेंस्ट करप्शन के लिए। और यहां पर सुशीला कार्की ने सबसे अच्छा यहां काम किया, उन्होंने कहा कि मैं हर एक यूथ से इसके बारे में बात करने जा रही हूं कि हमारा नेपाल कैसा होना चाहिए। तो शायद अब नेपाल की रूपरेखा बदल जाएगी। और साथ में गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को कायम रखते हुए इलेक्शंस भी करवाएंगे। और बड़ी अच्छी बात, जैसे बांग्लादेश में आप देख रहे हैं ऐसा नहीं हुआ अभी तक, यहां अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में भी फिलहाल अभी इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रही है मोहम्मद यूनिस के अंडर। बट यहां पर सुशीला कार्की ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और कहा कि 5 मार्च को नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और वहां से हमारी इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जाएगी। 5 मार्च 2026 को इलेक्शंस होंगे नेपाल के अंदर। आई होप सो इस कंप्लीट वीडियो को सुनने के बाद आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि नेपाल क्राइसिस क्या थे, क्यों हुए एंड क्यों कब हुए। सो आई होप सो you all getting enjoying this video. Thanks for listening me. Thank you.